Hello students, I'm Ruchika and today we're going to study class 11th English MCQs from chapter 5 of the Hornbill book, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. So this is an article that was written by Nani Palkiwala and it was published in the Indian Express on 24 November 1994 and basically it raises the issues regarding the earth. Earth की health कैसी है and which are the issues that concern the declining health of the earth. Those issues have been highlighted in this chapter. And I have compiled 25 important multiple choice questions from this chapter. So I'll share a question with you, I'll give you 4 options, I'll give you some time to guess the answer and after that I'll discuss the correct answer with you. So let us begin. Question number 1. What was the issue raised by the author in the chapter The Ailing Planet? Options हैं option A global warming, option B water shortage, option C electricity crisis, option D deteriorating health of the earth and your time starts now. तो आपको बताना है कि एलिंग प्लैनेट चैप्टर में जो मेन इशू है जिसके बारे में ऑथर ने बात की है वो क्या है. टाइम इज अप. आंसर इज ऑप्शन डी द डिटीरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ. जैसे कि इंट्रोडक्शन में भी हमें बताया गया है कि इस आर्टिकल में उन्होंने इशू रेज किया है रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ. तो डिटीरियोरेटिंग ऑल्सो मीन्स डिक्लाइनिंग, समथिंग विच इज गोइंग टू वर्स कंडीशन. तो ये ऑप्शन डी इज आवर आंसर. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 2. व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट हेल्प एनवायरमेंटलिस्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1970. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. सो यू हैव टू टेल कि जो ग्रीन मूवमेंट है ये कब शुरू हुई थी. ग्रीन मूवमेंट जिसका मेन एम था लोगों में अवेयरनेस जगाने का रिगार्डिंग द अर्थ्स कंडीशन. टाइम इज अप. आंसर इज ऑप्शन बी 1972. नाउ द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड ऑलमोस्ट ऑथर कहते हैं 25 ईयर्स अगो. दैट इज उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था 1994 में और उससे 25 ईयर्स पहले 1972 में ग्रीन मूवमेंट शुरू हुई थी. ये न्यूजीलैंड में फाउंड हुई थी और तब से ये ग्रीन मूवमेंट एफर्ट्स कर रही है लोगों में अर्थ की कंडीशन के बारे में अवेयरनेस जगाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1986 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो हमको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने कब यूज़ किया था. सो द टाइम इज़ अप. क्वेश्चन 3 का आंसर है ऑप्शन ए 1987. 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 4. What did the sign in the zoo in Lusaka read? Options देखते हैं. ऑप्शन ए the world's best animal, ऑप्शन बी the world's most dangerous place, ऑप्शन सी the world's most dangerous animal और ऑप्शन डी है all of these. Your 10 seconds begin now. तो जब ऑथर लुसाका जाम्बिया में एक जू में गए थे वहाँ पर एक केज के बाहर क्या लिखा हुआ था, क्या बोर्ड लगा हुआ था? टाइम इज अप. आंसर है ऑप्शन सी the world's most dangerous animal. अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. What was kept inside the cage outside which the message the world's most dangerous animal was written? अब जिस केज के बाहर ये साइन लगा हुआ था the world's most dangerous animal, उस केज के अंदर क्या था? ऑप्शन ए a board, ऑप्शन बी a mirror, ऑप्शन सी फूड, ऑप्शन डी बार्क ऑफ द ट्री एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. तो आपको बताना है कि इन चारों में से उस केज के अंदर क्या पड़ा हुआ था. टाइम इज अप और इसका आंसर है ऑप्शन बी अ मिरर. उस केज के अंदर कोई एनिमल नहीं था बल्कि एक मिरर पड़ा हुआ था. उस मिरर में
जो भी विजिटर है वो अपनी इमेज देख पाता था, और वो मिरर इसलिए रखा गया था ह्यूमंस को ये बताने के लिए दैट ह्यूमंस आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. व्हाई? बिकॉज humans are exploiting the resources of the earth without thinking of sustainable development. Next question. Who raised the question, are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscapes and ailing environment? तो ये question किसने रेज किया है? ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए ब्रांड कमीशन, ऑप्शन बी ब्रंटलैंड कमीशन, ऑप्शन सी यूएन वर्ल्ड कमीशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, एंड योर 10 seconds begin now. तो आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो स्टेटमेंट है, ये इनमें से किसने कही है. टाइम इज अप और इसका आंसर है ऑप्शन ए द ब्रांड कमीशन. ब्रांड कमीशन की जो फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट थी उसमें ये क्वेश्चन रेज किया गया था. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. What are the 4 principal biological systems that form the foundation of the global economic system? Options हैं. ऑप्शन ए water, air, sand, forests. ऑप्शन बी ocean, forest, deserts, land. ऑप्शन सी fisheries, grasslands, forests and croplands. ऑप्शन डी fisheries, grasslands, oceans and land. And your 10 seconds begin now. सो यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन सी वो 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स है जो एक इकोनॉमिक सिस्टम की फाउंडेशन होते हैं. टाइम इज अप. इसका आंसर है ऑप्शन सी फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स. नाउ देयर वाज अ मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन. उन्होंने एक बुक लिखी थी द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. इस बुक में उन्होंने मेंशन किया था कि अर्थ के जो प्रिंसिपल 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो हैं फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट्स एंड क्रॉपलैंड्स. एंड इन एडिशन टू सप्लाइंग फूड, दीज 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. Now we move ahead to the next question. What will the grasslands turn into if systems become unsustainable? ऑप्शन ए barren wastelands, ऑप्शन बी islands, ऑप्शन सी plateaus, ऑप्शन डी nothing as such, and your 10 seconds begin now. तो अगर सिस्टम अनसस्टेनेबल हो जाएगा, अर्थ का सिस्टम अनसस्टेनेबल हो जाएगा, तो जो ग्रासलैंड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आंसर इज ऑप्शन ए बैरन वेस्टलैंड्स. जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, फर्टाइल लैंड है, वो बैरन वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाएगी. सारा लैंड इनफर्टाइल हो जाएगा अगर अर्थ का जो इकोसिस्टम है वो अनसस्टेनेबल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स टू द फॉरेस्ट इन पुअर कंट्रीज? ऑप्शन ए दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड, ऑप्शन बी दे आर कट डाउन फॉर फर्नीचर, ऑप्शन सी दे आर ग्रोन इनटू अ लार्ज नंबर, ऑप्शन डी नथिंग एज सच, एंड योर टाइम बिगिंस नाउ. तो पुअर कंट्रीज में फॉरेस्ट का क्या होता है, उसे किस पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है? स्टूडेंट्स द टाइम इज अप. आंसर है ऑप्शन ए फॉरेस्ट आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड. फ्यूल के पर्पस के लिए, वुड को जलाने के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है. पुअर कंट्रीज में इस तरह से फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया जाता है. और राइटर ये भी कहते हैं कि कई कई जगहों पर तो फायरवुड इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि जो फ्यूल है जिसके लिए फायर को जलाया जाता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू द फूड दैट इज कुक्ड ऑन दैट फायर. नाउ वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट? ऑप्शन ए सेल ऑफ फ्यूल वुड, ऑप्शन बी सेल ऑफ वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी बिल्डिंग अप ऑफ हाउसेज, ऑप्शन डी सेल ऑफ पेपर. Your 10 seconds begin now. अब किस चीज़ की वजह से डिफॉरेस्टेशन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? टाइम इज अप. आंसर है ऑप्शन ए सेल ऑफ फ्यूल वुड. फ्यूल वुड की डिमांड इतनी ज़्यादा है, उसकी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन का रेट बहुत बढ़ गया है. पेड़ बहुत तेज़ी से कट रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11. What is one of the reasons for the exploitation of the environment?
ऑप्शन ए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी एनिमल एक्सटिंक्शन, ऑप्शन डी वाटर शॉर्टेज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एनवायरनमेंट की एक्सप्लॉयटेशन का इनमें से कौन सा एक रीजन है? आंसर इज ऑप्शन ए increasing population. The writer tells us that the growth of world population is one of the strongest factors which is distorting the future of human society. बहुत ही तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और उसकी वजह से हर चीज़ की रिक्वायरमेंट, हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रही हैं और अर्थ की हेल्थ भी डिक्लाइन हो रही है। We move on to the question number 12. What is the best contraceptive for overpopulation? Option A development, option B life on Mars, option C saving water, option D reforestation and your time starts now. Overpopulation को कंट्रोल करने के लिए जो बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है वो क्या है? टाइम इज अप। आंसर इज ऑप्शन ए डेवलपमेंट। राइटर ये कहते हैं जब लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो उनकी फर्टिलिटी कम हो जाती है और एजुकेशन स्प्रेड होती है, यानी कि लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि जब लोग ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, जब लोग ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं तो वो कम बच्चे पैदा करते हैं। एंड सो ही सेज दैट दिस इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। जब लोग ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे एंड पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू? ऑप्शन ए द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी सेविंग वाटर रिसोर्सेज, ऑप्शन सी सेविंग ट्रीज, ऑप्शन डी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। योर 10 सेकेंड्स बिगिन नाउ। तो हमें बताना है कि होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू का मतलब क्या है। टाइम इज अप। आंसर इज ऑप्शन ए द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू का बेसिकली मतलब ये है कि आप एक ओवरऑल व्यू से अर्थ को देख रहे हैं, आप अर्थ को एक लिविंग बीइंग समझ रहे हैं और एक कंप्लीट व्यू ले रहे हैं उसका कोई भी एक रिसोर्स देख के उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि ओवरऑल अर्थ में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और किस किस तरह से उनके बैलेंस को मेंटेन करना है। दैट इज़ अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। क्वेश्चन नंबर 14. एट व्हाट रेट इज़ द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इरोडिंग? ऑप्शन ए at the rate of 40 to 50 million acres a year, option B at the rate of 1 million acre per year, option C at the rate of 90 million acre per year, option D none of the above and your time starts now. तो जो वर्ल्ड के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो किस रेट पर कम हो रहे हैं, मींस एनुअल जो डिप्लीशन है उसका रेट कितना है। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन ए at the rate of 40 to 50 million acres a year। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट लगाया है कि 5 फोल्ड यानी कि 5 टाइम्स इंक्रीज चाहिए इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग, ताकि जो फ्यूल वुड की डिमांड होगी इन द ईयर 2000 उसे मीट किया जा सके, पूरा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 15. Which article of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country? Option A Article 48A, option B Article 51A, option C Article 48A1, option D Article 52. Your 10 seconds begin now. तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल में ये बताया गया है कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। टाइम इज अप। आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 48A में ये स्टेटमेंट दी गई है। और साथ ही साथ राइटर ये भी बताते हैं कि प्रॉब्लम की बात ये है कि हमारे देश में लॉज का रिस्पेक्ट नहीं होता, ना ही उन्हें ठीक से इन्फोर्स किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16. एट व्हाट रेट आर द फॉरेस्ट इन इंडिया डिप्लीटिंग? तो इंडिया में फॉरेस्ट के कम होने का रेट क्या है? ऑप्शन ए 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर,
Option B 36.7 million acres a year. Option C 13.7 million acres a year. Option D none of the above. So your 10 seconds begin now. Time is up. Answer है option A at the rate of 3.7 million acres a year. राइटर बताते हैं कि जब 94 में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था तब पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी ने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसमें बताया गया था कि पिछले 4 डेकेड्स में इंडिया में बहुत तेज़ी से फॉरेस्ट डिप्लीट हुए हैं और रेट है 3.7 मिलियन एकर्स अ ईयर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट डज द 3-year स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस स्टेट? ऑप्शन ए, environment has deteriorated that it is critical in 88 countries. Option B, forests are being cut down at an alarming rate. Option C, there is not much of drinking water left. Option D, fossil fuels are getting extinct at a fast rate. Your time starts now. तो यूनाइटेड नेशंस ने जो 3 साल की स्टडी की थी उसका क्या नतीजा उन्होंने निकाला था? टाइम इज अप। आंसर है ऑप्शन ए, एनवायरनमेंट हैज डिटीरियोरेटेड दैट इज क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज। तो ये वार्निंग दी थी यूनाइटेड नेशंस ने अपनी स्टडी के बाद और उन्होंने 3 साल के लिए सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी यूज़ की थी और उसके नतीजे पर उन्होंने ये कहा था कि 88 कंट्रीज़ में जो एनवायरनमेंट है वो क्रिटिकल स्टेज पर है। क्वेश्चन नंबर 18। Complete this line from the chapter. The rich get richer and the poor beget children dash. तो इसके ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन ए, टू वर्क हार्डर. ऑप्शन बी, विच कंडेम्स देम टू रिमेन पुअर. ऑप्शन सी, टू रिमेन पुअरर. ऑप्शन डी, टू गेट रिचर. आपका टाइम अब शुरू होता है तो आपको बताना है कि चैप्टर के अकॉर्डिंग इस ब्लैंक में क्या आएगा। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन बी। जब राइटर हमें ये कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इज़ अ रीज़न फॉर द बैड हेल्थ ऑफ द अर्थ, तो वो ये बताते हैं कि जो अमीर हैं वो अमीर होते जाते हैं और जो गरीब हैं वो और बच्चे पैदा करते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा गरीब ही रहते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे जिन्हें फीड करना है तो उतने ही ज़्यादा उन्हें पैसे चाहिए, लेकिन उनकी कमाई तो कम ही होती है, तो वो हमेशा पुअर ही रहते हैं, वो अपनी पावर्टी से बाहर नहीं निकल पाते बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव नंबर ऑफ द पीपल इन देयर फैमिली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द ट्रांसेंडिंग कंसर्न? ऑप्शन ए, द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट. ऑप्शन बी, द सर्वाइवल ऑफ फॉरेस्ट. ऑप्शन सी, ग्लोबल वार्मिंग. ऑप्शन डी, टू सेव वाटर. आपका टाइम अब शुरू होता है। तो चैप्टर में राइटर ने जो ट्रांसेंडिंग कंसर्न की बात की है वो क्या है, किस चीज़ के बारे में उन्हें कंसर्न है? टाइम इज़ अप। आंसर इज़ ऑप्शन ए, द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट। वो कहते हैं कि लोगों के सर्वाइवल का कंसर्न नहीं है, लेकिन हमारे प्लैनेट, हमारी अर्थ के सर्वाइवल का सवाल है। और फिर वो कहते हैं कि हमें एक हॉलिस्टिक व्यू अपनाना पड़ेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमारी एग्जिस्टेंस पॉसिबल रहे और जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी अर्थ पर एग्जिस्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20। हु सेड नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विद अ फुल रिपेयरिंग लीज? ऑप्शन ए, मिस्टर एडगर्ड एस वुलार्ड. ऑप्शन बी, UN वर्ल्ड कमीशन. ऑप्शन सी, डोनाल्ड ट्रंप. ऑप्शन डी, मार्गरेट थैचर. आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। सो यू हैव टू टेल कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है। स्टूडेंट्स, इसका भी टाइम अप हो गया है। आंसर है ऑप्शन डी, मार्गरेट थैचर। आई होप आप सबको ये आंसर पता होगा। बुक में ये सेंटेंस एज इट इज़ दिया हुआ है। मार्गरेट थैचर जो कि यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने ये सेंटेंस बोला था। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who said, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children? ये स्टेटमेंट किसने कही है? ऑप्शन ए, मार्गरेट थैचर. ऑप्शन बी, मिस्टर एडगार्ड एस वुलार्ड. ऑप्शन सी, मिस्टर लेस्टर ब्राउन. ऑप्शन डी, ब्रांड कमीशन. योर 10 सेकेंड्स बिगिन नाउ। तो ये स्टेटमेंट भी चैप्टर में दी हुई है और ये स्टेटमेंट किसने कही थी?
टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिस्टर लेस्टर ब्राउन। मिस्टर लेस्टर ब्राउन जिन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी थी, बुक का नाम था द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उन्होंने ही ये स्टेटमेंट भी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट? ऑप्शन ए 35 years ago, ऑप्शन बी 15 years ago, ऑप्शन सी नियरली 25 years ago, ऑप्शन डी 20 years ago। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आपको ये जो टाइम है, ग्रीन मूवमेंट कितने साल पहले शुरू हुई थी, ये चैप्टर के अकॉर्डिंग लेना है, अभी प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट नहीं करना। तो चैप्टर में क्या कहा गया है कि ग्रीन मूवमेंट कितने साल पहले शुरू हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, नियरली 25 years ago। ग्रीन मूवमेंट शुरू हुई थी 1972 में न्यूजीलैंड में, और ये जो चैप्टर है, ये आर्टिकल जो नानी पालकीवाला ने लिखा था 1994 में। तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट 25 साल पहले ग्रीन मूवमेंट शुरू हुई थी, जो अर्थ की हेल्थ के बारे में अवेयरनेस जगा रही थी। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वॉज द फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। योर 10 seconds बिगिन नाउ। जो पहली नेशन वाइड ग्रीन पार्टी है, उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? टाइम इज अप। आंसर है ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। इसी ग्रीन पार्टी ने ग्रीन मूवमेंट शुरू की थी, और ये पहली नेशन वाइड कैंपेन थी जो न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर, ऑप्शन बी डेवलपमेंट फॉर द प्रेजेंट, ऑप्शन सी डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ऑप्शन डी एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। आपके 10 seconds अब शुरू होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, वो क्या होता है। टाइम इज अप। आंसर है ऑप्शन सी, डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से डेवलपमेंट करते हैं कि जो प्रेजेंट की जो जनरेशन है, उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं, और साथ ही साथ आप आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतों का भी ध्यान रख रहे हैं। आप अंधाधुंध एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे, आप ये सोच रहे हैं कि आपने कुछ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी छोड़ने हैं, बिकॉज ये जो रिसोर्सेज हैं जो अर्थ हमें देती है, दीज आर कंसिडर्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, billions of years to renew. So you have to leave some resources for the future generations also. You don't have to deplete them at an alarming rate. That is sustainable development. Question number 25. Scientists have catalogued about dash living species with which mankind shares the earth. Option A for 1.4 million, option B 1.6 million, ऑप्शन सी 1.8 मिलियन, ऑप्शन डी 1.2 मिलियन। आपके 10 seconds अब शुरू होते हैं। तो कितनी लिविंग स्पीशीज़ हैं धरती पर जिनके साथ मैनकाइंड धरती को शेयर करती है? आंसर इज ऑप्शन ए 1.4 मिलियन। सो द राइटर सेज कि साइंटिस्ट ने कैटलॉग किया है, यानी कि एक लिस्ट बनाई है टोटल लिविंग स्पीशीज़ ऑन द अर्थ की, एंड देर आर ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ जिनके साथ हम इस धरती को शेयर करते हैं। और वो ये कहते हैं कि मैन इज़ वेरी वाइज, मैन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, एंड ही हैज़ टू यूज़ द अर्थ्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट वी कैन को एग्जिस्ट विद ऑल दीज 1.4 million species on the earth. So with this we come to an end of this session of MCQs quiz, where we saw 25 most important questions from the Ailing planet, the green movement's role. I hope you liked this video. If you liked it, do hit the like button, share this video with your friends, and don't forget to hit the bell icon so that you get notifications regarding the next upload. Also follow us on our social media platforms for fun, interesting stuff on English. Thank you.